एक ट्रेन जो 17 सालों से चलती आ रही है और पूरी दुनिया अब बर्फ से ढक चुकी है। दुनिया में कुछ लोग ही बचे हुए हैं जो कि इस ट्रेन में 17 सालों से जीते आ रहे हैं। इस ट्रेन में लोगों को 3 तरह से बांटा गया था। पहले वो जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, जो कि बहुत अमीर थे और उन्हें ट्रेन में 5 स्टार होटल की तरह ट्रीट किया जाता था। मतलब कि वो लोग ट्रेन में कुछ भी कर सकते थे और इन्हें खाना पीना सब अपनी मर्जी से मिलता था। दूसरे थे इकोनॉमी क्लास वाले, जिन्हें की फर्स्ट क्लास के मुकाबले थोड़ी कम चीजें प्रोवाइड की जाती थी। और तीसरे थे थर्ड क्लास के लोग, जो कि इस ट्रेन में फ्री में चढ़ाए गए थे। इन बेचारों को अच्छा खाना तो छोड़ो, नहाने के लिए पानी तक नसीब नहीं था। इन लोगों को खाने में सिर्फ एक प्रोटीन बार दिया जाता था, जिसे कि ये लोग पिछले 17 सालों से खाते आ रहे थे। इस ट्रेन को विल्फर्ड नाम के एक आदमी ने बनाया था, जो कि ट्रेन के इंजन सेक्शन में रहता था। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2014 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोग मरने लग गए थे और अर्थ का एटमॉस्फेयर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए 79 देशों ने मिलकर CW7 नाम का सैटेलाइट बनाया। जब इसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोड़ा गया तो ये मिशन उनका फेल हो गया और इसकी वजह से अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर इतना कम हो गया कि पूरी दुनिया बर्फ में फ्रीज हो गई। और फिर जो बचे हुए इंसान या जानवर थे, उन सबको स्नोपियर नाम के ट्रेन में चढ़ा दिया गया था, क्योंकि ये ट्रेन ही थी जिसमें कि इंसान बच सकते थे। इस ट्रेन में सब कुछ था, लाइट, पानी, खाना पीना, यहाँ तक कि ट्रेन में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल तक भी। और ये सब फैसिलिटी फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास के लिए ही थी। ये एक ऐसी ट्रेन थी जो कि 24 घंटे चलती रहती थी और इस ट्रेन को अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने में 1 साल का वक्त लग जाता था। अब हमें साल 2031 का टाइम दिखा जाता है, जहाँ ये ट्रेन पिछले 17 सालों से चलती आ रही थी। इधर 2 गार्ड्स थर्ड क्लास के लोगों के डिब्बे में आते हैं और रोज की तरह सभी को काउंटिंग करके उन लोगों को प्रोटीन बार खाने को देते हैं। ये गरीब लोग पिछले 17 सालों से इसी चीज को खाते आ रहे थे। अब इधर इन गार्ड्स को आगे के क्लास के लिए एक वायलिनिस्ट चाहिए था, तो इधर एक बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वो और उसकी वाइफ वायलिनिस्ट है, पर उन लोगों को सिर्फ एक ही आदमी चाहिए था। इसलिए वो लोग बूढ़े आदमी को चलने के लिए कहते हैं, पर वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के बिना उनके साथ चलने के लिए मना कर देता है। तो अब वो दोनों गार्ड्स उस बूढ़े आदमी की वाइफ के हाथ को तोड़ देते हैं और उस बूढ़े आदमी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। अब यहीं पर हम कर्टिस और एडगर को देखते हैं, जो इन गार्ड्स के जाने के बाद सभी के प्रोटीन बार में अपने मैसेज को ढूंढ रहे थे। तभी इधर तानिया नाम की एक लड़की कर्टिस को बताती है कि वो जो ढूंढ रहा है वो उसके बेटे के प्रोटीन बार में है। फिर कर्टिस उस बच्चे को बहला फुसलाकर उससे उस प्रोटीन बार को ले लेता है और उसमें से एक कैप्सूल निकालता है, जिसमें कि उनका मैसेज था। इस मैसेज को रोज आगे के डिब्बों से कोई भेजा करता था इन्हें, क्योंकि इन थर्ड सेक्शन वाले लोगों की हालत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि इन्हें बाहर का नजारा भी देखने का नसीब नहीं होता था। इसलिए अब वो लोग बगावत करके आगे के डिब्बों में जाना चाहते थे। हालांकि इन्होंने पिछले 70 सालों में 2 बार कोशिश की थी, पर ये लोग नाकामयाब हुए थे। इधर ये सभी लोग कर्टिस को अपना लीडर मानते थे, पर कर्टिस अपने आप को लीडर नहीं मानना चाहता था। अब इस मैसेज को कर्टिस गिलियम नाम के एक आदमी को दिखाता है, जो कि इस ट्रेन का सबसे बूढ़ा आदमी और इन सबका सीनियर था, और कर्टिस इसी को अपना लीडर मानता था। इस बार इनके मैसेज में किसी नेमगुंग नाम के आदमी का नाम था, जिसने कि इस ट्रेन के सभी सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया था, लेकिन अभी वो ट्रेन के जेल सेक्शन में बंद था। और अब इनका प्लान था कि ये लोग उस आदमी को छुड़ाएंगे और फिर उसकी मदद से ये लोग ट्रेन के इंजन सेक्शन पर अपना कब्जा करेंगे, जिससे फिर सब चीजों पर इनका कंट्रोल होगा। अब इसके बाद रात में इधर कुछ गार्ड्स आते हैं, जो इन सभी को अपने बच्चों को आगे करने के लिए कहते हैं, और फिर एक लेडी उन बच्चों की हाइट को नापने लगती है। इधर तानिया नाम की लेडी अपने बच्चों को छुपा रही थी और साथ ही एक और आदमी था जो अपने बच्चे को छुपा रहा था, लेकिन वो गार्ड्स उन दोनों के बच्चों को जबरदस्ती उठा लेते हैं और उनकी हाइट को नाप कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर जो इधर आदमी था वो अपने बच्चे को उन गार्ड्स को ले जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और इसी में वो अपना जूता उस लेडी के सर पर भी मार देता है। अभी तो वो लेडी इधर से इन बच्चों को लेकर चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद इधर मिनिस्टर मेसन आती है, जो कि इस ट्रेन की CEO की तरह थी। इधर वो उस जूते को उठाकर कहती है कि जिस तरह से जूते की जगह पैर में होती है और हेड की जगह सर पर, तुम लोग भी उसी जूते की तरह हो और तुम्हें अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब इसके बाद मेसन उस आदमी को सजा देने के लिए, जिसने कि उस जूते को फेंका था, उसका हाथ ट्रेन से बाहर रखवा देती है। बाहर इतनी ठंड होती है कि सिर्फ 7 मिनट में ही उस आदमी का हाथ जम जाता है और फिर उसके हाथ को हथौड़े से मारकर कटवा दिया जाता है। इधर हम काफी सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके हाथ या पांव कटे हुए थे, शायद उन लोगों ने भी कोई ऐसी ही गलती की होगी। अब ये सभी लोग अपने हमले के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले कर्टिस क्रोनल नाम के एक ड्रग के बॉक्स को अपने साथ रख लेता है। इधर कर्टिस को शक था कि उन गार्ड्स के गनों में गोलियां नहीं है और सारी गोलियां पिछले 10 सालों के विद्रोह में खत्म हो गई हैं, और अब क्योंकि गोलियां नहीं बनाई जा सकती हैं, इसलिए अब कर्टिस अपने शक को दूर करने के लिए एक गार्ड के पास जाता है
और उसकी गन को अपने सर पर रखकर ट्रिगर दबा देता है। पर वो गन तो सच में खाली थी, जिससे अब सभी को पता लग जाता है कि उनके पास गोलियां नहीं है। इसलिए अब वो सभी लोग उन गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारकर ट्रेन के जेल सेक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग नैमगोंग को जेल चैम्बर से निकाल देते हैं। इस ट्रेन में जिन्हें भी सजा होती थी उन्हें सुलाकर एक चैम्बर में डाल दिया जाता था। इधर नैम और उसकी बेटी को भी चैम्बर में डाला गया था। ये दोनों ही क्रोनल ड्रग के एडिक्ट थे। इधर नैम कर्टिस से डील करता है कि अगर वो ट्रेन के दरवाजों को खोलने में उसकी मदद करेगा तो उसे हर दरवाजा खोलने पर 2 क्रोनल ड्रग देने पड़ेंगे। तो कर्टिस उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर नैम ट्रेन के अगले सेक्शन के दरवाजे को खोल देता है। इधर एक चीज नोटिस करने वाली थी कि नैम की बेटी को पता चल जाता था कि दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। अब इसके बाद ये सभी दरवाजे से आगे के सेक्शन में जाते हैं, जहां ये लोग पहली बार सूरज को देखते हैं और बाहर की दुनिया दिखती है इन्हें। इधर गिलियम ये देखकर दुखी होता है क्योंकि 17 साल के बाद भी पृथ्वी की बर्फ अभी पिघली नहीं थी। अब इसके बाद ये लोग दरवाजा खोलकर अगले सेक्शन में आते हैं, जहाँ की इन गरीबों के लिए इनका खाना यानी कि प्रोटीन बार बनाया जाता था। कर्टिस जब इधर प्रोटीन बार बनाने वाली मशीन के अंदर देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस प्रोटीन को ये आज तक खाते आ रहे थे उन्हें तो यहाँ कॉकरोचों को पीसकर बनाया जाता था। अब ये देखकर कर्टिस इस बात को अपने तक ही रखता है। यहाँ पर कर्टिस को उसी अनजान आदमी का एक और मैसेज मिल जाता है, जिसमें कि वाटर लिखा था, यानी कि अब उन्हें वाटर सेक्शन में अपना कब्जा करना था, जो कि ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा था। अगर ये लोग किसी तरह से पानी के सप्लाई सेक्शन को कब्जे में कर लेते हैं तो उनकी बात को सुनी जा सकती है। इसलिए अब नैम पानी वाले सेक्शन का दरवाजा खोलने लग जाता है। इधर जब कर्टिस नैम की बेटी योना से बात कर रहा था तो उसे पता चलता है कि योना ने कभी जमीन नहीं देखी है, क्योंकि योना ट्रेन में ही पैदा हुई थी और उसकी उम्र भी 17 साल की ही थी। कर्टिस को उस पर शक था कि योना नजूमी है। दरअसल नजूमी वो लोग होते हैं जो कि दीवार के आर पार की चीजों को देख सकते हैं। इसलिए अब योना फिर से दरवाजे की तरफ देखती है तो वो इस दरवाजे को खोलने से मना कर देती है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके कहने तक वो दरवाजा उसी टाइम पर खुल जाता है, जहाँ इस डब्बे में अब बहुत सारे हथियारों से भरे हुए गार्ड्स मौजूद थे और वो लोग इनका ही इंतजार कर रहे थे। और फिर अब यहाँ इन सभी के बीच लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इधर एक अनाउंसमेंट होती है। ये सभी लोग अब रुक जाते हैं। इस अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि ट्रेन अब उनके न्यूयॉर्क बेंचमार्क ब्रिज से गुजरने वाली है। ट्रेन के इस ब्रिज से गुजरने पर इन्हें पता चल जाता था कि साल भर कंप्लीट हो गया है। और फिर जब ये ट्रेन इस ब्रिज से गुजरती है तो ट्रेन के गार्ड्स हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन ट्रेन के आगे के ट्रैक पर बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान बन चुकी थी, जिससे कि ये ट्रेन तोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिस वजह से ये ट्रेन हिलने लग जाती है। तो ये सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं। पर इसी के बीच में नैम अपनी बेटी योना को ब्रिज से नीचे खाई में गिरा हुआ एक प्लेन दिखाता है, जो कि अब पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी साफ दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब साफ था कि बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही है। तभी इधर अब ट्रेन की सीईओ मेसन आ जाती है। वो इन सबको कहते हैं कि तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो। तुम्हें तो विल्फ्रेड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम लोगों को ट्रेन में चढ़ाया और तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें खाना दिया, और अब तुम उसका बदला पानी की सप्लाई पर कब्जा करके ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ना चाहते हो। इसलिए वो अब इन्हें सजा देने के लिए अपने गार्ड्स को इनमें से 74% गरीबों को मारने का ऑर्डर दे देती है। उसका ऑर्डर सुनते ही उसके सभी गार्ड्स नाइट विजन गॉगल लगाकर इन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन अब एक लंबे टनल से गुजरने वाली थी। और फिर जैसे ही ट्रेन टनल से गुजरती है तो वो लोग इन गरीबों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें इनके काफी सारे लोग मारे जा रहे थे। तो अब कर्टिस अपने पीछे वाले साथियों को आवाज लगाता है और उन्हें मसाल लेकर आने के लिए कहता है। और फिर इधर बहुत सारे गरीब लोग मसाल जलाकर ले आते हैं और उन गार्ड्स के साथ लड़ने लगते हैं। इधर लड़ाई के दौरान एक आदमी लेडी मेसन के एक कमांडर को पकड़ लेता है, पर लेडी मेसन उसे मरने देती है। और फिर लेडी मेसन का एक गार्ड कर्टिस के दोस्त एडगर को पकड़ लेता है और कर्टिस को रुकने के लिए कहता है, पर कर्टिस के सामने लेडी मेसन थी तो वो उसे पकड़ने के लिए जाता है, क्योंकि अगर उसने उसे पकड़ लिया तो सब कुछ वो रोक देगी। लेकिन जब तक कर्टिस लेडी मेसन तक पहुंचता है तब तक वो गार्ड्स एडगर को मार देता है। और फिर अब कर्टिस लेडी मेसन को पकड़ लेता है, जिसके बाद लेडी मेसन अपनी जान बचाने के लिए इन सभी गार्ड्स को रोक देती है। और फिर सभी गरीब लोग लेडी मेसन को बंदी बना लेते हैं और उसे टॉर्चर करके अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बता दिए कि वो बच्चे सभी विल्फ्रेड के पास हैं और विल्फ्रेड को बच्चे बहुत पसंद हैं। तो अब कर्टिस उसे विल्फ्रेड को यहाँ बुलाने के लिए कहता है, नहीं तो वो लोग पूरे ट्रेन के पानी की सप्लाई को रोक देंगे। तो इस पर मेसन उसे बताती है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सेक्शन में पानी फ्रंट वाले इंजन सेक्शन की तरफ से आता है, जहां बर्फ को पिघलाकर पानी इधर सप्लाई किया जाता है और यहां से पानी रिसाइकल होकर पीछे के डब्बों में जाता है। और फिर जब कर्टिस मेसन को मारने की धमकी देता है तो मेसन उसे कहते हैं कि अगर उन लोगों ने उसकी जान बख्श दी तो वो उन्हें विल्फ्रेड तक पहुंचाने में उनकी मदद करेगी। इसलिए अब कर्टिस उसकी इस बात को मान जाता है। और फिर रात में कर्टिस और गिलियम जब बात कर रहे थे
तो गिलियम कर्टिस को बताता है कि हमारे बहुत सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तो अब कर्टिस उसे कहता है कि आप सब लोग अब यहीं रुकेंगे क्योंकि अब उनके पास मेसन है, तो वो लोग इंजन तक आसानी से पहुंच जाएंगे और फिर जब इंजन पर उनका कब्जा हो जाएगा तो वो लोग उन सबको बुला लेंगे। इसके बाद गिलियम कर्टिस को कहता है कि जब तुम इंजन सेक्शन में पहुंचोगे तो उधर तुम्हें विल्फर्ड मिलेगा और वो तुम्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम सीधा उसकी जुबान काट देना क्योंकि वो अपनी बातों में उलझाने में माहिर है। जिसके बाद अब कर्टिस अपने 6 लोगों के ग्रुप के साथ मेसन को लेकर आगे बढ़ता है और बाकी के सब गरीब लोग यहीं पर रुकते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें सबसे पहले फार्म सेक्शन मिलता है जिसमें सभी अमीरों के लिए फल व सब्जियां वगैरह उगाई जाती थी और अगले सेक्शन में बहुत सारी मछलियों को पाला जाता था। इधर एक सैफ भी था। अब ये लोग उधर सुशी खाने में लग जाते हैं क्योंकि आज तक इन लोगों ने कभी मांस नहीं खाया था। इधर मेसन उन्हें बताते हैं कि वो लोग इस एक्वेरियम में कुछ लिमिटेड फिशेस को ही पालती हैं ताकि ट्रेन में बैलेंस बना रहे। और फिर जब वो सुशी खाने लगती है तो कर्टिस उसे रोककर कॉकरोचों से बनाया गया वो प्रोटीन बार उसे खाने को देता है जिसे मेसन को ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है। अब इसके अगले डिब्बे में एक स्कूल था जहां अमीरों के बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें पढ़ाया जाता था। इन सभी को विल्फर्ड को एक भगवान की तरह बताया जाता था जिसने की इंसानियत को बचाया है और उन्हें पिछले डिब्बे में रहने वाले लोगों को घटिया और कमीना वगैरह बताया जाता था। अब इधर तानिया अपने बच्चों की फोटो दिखाकर उन बच्चों से पूछती है कि क्या उन लोगों ने उसे कहीं देखा है। तो इधर एक बच्चा बताता है कि वो लोग पीछे से आए और डिब्बे में आगे चले गए और अब ये ट्रेन एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां से पिछली बगावत में कुछ लोग ट्रेन से बाहर कूद गए थे और बाहर के टेम्परेचर में आते ही वो लोग फ्रीज होकर मारे गए थे और उनकी बॉडी अभी भी वहीं पर जमी हुई थी। इधर इन बच्चों की टीचर बच्चों को ट्रेन के बाहर उनकी बॉडीज दिखाती है और उन्हें बताती है कि अगर ट्रेन का इंजन रुका तो वो लोग भी फ्रीज होकर जम जाएंगे, इसलिए ये ट्रेन ही उनका घर है और उन्हें किसी भी हालत में ट्रेन से बाहर नहीं जाना है। तभी इधर एक आदमी बहुत सारे अंडों को लेकर आता है और उन्हें न्यू ईयर की खुशी में बांटने लगता है। वो इधर एक एग से भरी टोकरी को बच्चों की टीचर को भी देकर जाता है और खुद पानी वाले सेक्शन में अंडों को बांटने के लिए जाता है। इधर इन गरीबों को आज तक लगता था कि अंडे और चिकन बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो लोग एग को देखकर हैरान थे। और फिर वो अंडे देने वाला आदमी उन्हें कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि ट्रेन में खत्म हो चुकी है, जैसे कि गन्स में बुलेट का ना होना। ऐसा कहकर वो अपने एग वाली टोकरी में से एक मशीन गन को बाहर निकाल देता है और उन सब पर हमला करके अपने गार्ड्स को छुड़ाकर उन्हें भी अपनी गन दे देता है और फिर वो लोग उन गरीबों को मारना शुरू कर देते हैं। और उधर वो स्कूल टीचर भी एग की टोकरी में से एक गन को निकालकर कर्टिस और उसके साथियों पर हमला कर देती है, जिसमें कर्टिस का एक साथी मारा जाता है और तभी कर्टिस का दूसरा साथी उस टीचर के गले में चाकू फेंककर उसे मार देता है। और फिर जब कर्टिस और उसके साथी जब सीसीटीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो वहाँ वाटर सेक्शन में उन गार्ड्स के इंचार्ज फ्रैंको ने बहुत सारे गरीबों को मार दिया था और फिर वो उनके लीडर गिलियम को भी सीसीटीवी कैमरा के सामने लाकर उसके सर पर गोली मार देता है, जिसे देखकर इधर कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अब मेसन को भी मार देता है। जिसके बाद कर्टिस, तानिया, नेम और उसकी बेटी आगे के डिब्बों में जाते हैं जहाँ वो लोग देखते हैं कि अमीर लोग तो अपनी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से जी रहे हैं और यहाँ अमीरों के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी, जैसे कि अमीरों के लिए हॉस्पिटल, टेलर, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल जैसी 5 स्टार वाली सुविधाएं थी। और फिर इधर जब नेम अगले सेक्शन के दरवाजे को खोल रहा था तो यहाँ पर फ्रैंको अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और इन पर हमला कर देता है। ये सभी उसका मुकाबला करते हैं पर वो इधर कर्टिस का एक साथी और तानिया को गोली मार देता है। और फिर जब वो नेम की बेटी को मारने वाला था तो नेम उससे लड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी कर्टिस फ्रैंको को चाकू मारकर उसे मरने के लिए यहीं पर छोड़ देता है। अब इधर मरने से पहले तानिया कर्टिस को अपने बेटे टिम्मी की फोटो देकर उसे ढूंढने के लिए कहती है। जिसके बाद कर्टिस, नेम और उसकी बेटी योना इंजन सेक्शन की तरफ जाते हैं, जहां जाते वक्त आगे के डिब्बों में अमीर लोग पाउडर के नशे में पार्टी कर रहे थे। ये देखकर इधर नेम और उसकी बेटी योना उनसे बहुत सारे क्रोनल ड्रग को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। जिसके बाद ये तीनों इंजन सेक्शन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही कर्टिस अपना आपा खो देता है और गुस्से में उस दरवाजे को खोलने और तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में कर्टिस ने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया था। और फिर इधर नेम कर्टिस को शांत करता है और उसे दुनिया की अपने पास बची हुई एक आखिरी सिगरेट पीने के लिए देता है। जिसके बाद इधर कर्टिस नेम को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब 18 साल पहले धरती पर सब कुछ जमना शुरू हुआ था तो विल्फर्ड के गार्ड्स ने बहुत सारे लोगों को ट्रेन के आखिरी सेक्शन में डाल दिया। वहाँ कम से कम 1000 लोगों को भरा गया था और 1 महीने तक उधर ना कोई खाना मिला और ना ही पानी, इसलिए सारे लोग भूख के मारे एक दूसरे को ही काट कर खाने लग गए थे। और इसी वजह से कर्टिस खुद से भी नफरत करता था, क्योंकि उसने इंसानों और बच्चों का मीट खाया हुआ था। कर्टिस उसे बताता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उस टाइम पर एक औरत थी जो अपने बच्चों के साथ छुपी हुई थी और भूख के कारण कर्टिस ने उसके बच्चे को खाने के लिए छीना और उसकी माँ को मार दिया। पर जैसे ही वो उस बच्चे को काटने वाला था तो गिलियम ने उससे चाकू छीन लिया और अपना हाथ काटकर उन लोगों को खाने के लिए दे दिया।
और इस तरह से उसने उस बच्चे की जान बचा ली। और फिर ये देखकर वहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ पाँव को काटकर उन्हें देना शुरू कर दिया था। और उस टाइम पर कर्टिस जिस बच्चे को काटने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि एडगर था। और इसी वजह से कर्टिस अपने आप से नफरत करता था, क्योंकि भूख की वजह से वो इंसानियत को भूल चुका था। और फिर कुछ महीनों बाद विल्फर्ड के गार्ड्स उनके लिए प्रोटीन बार लाए और तब से वो लोग प्रोटीन बार खाकर ही अपनी जिंदगी जी रहे थे। और अब कर्टिस विल्फर्ड से जानना चाहता था कि उसने उनके साथ ही ऐसा क्यों किया, इसलिए वो नैम को जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। लेकिन नैम उसकी सारी बातों को सुनकर कहता है कि उसकी कहानी बहुत दुख भरी है और उन्हें ट्रेन के इंजन के डोर को नहीं बल्कि ट्रेन के बाहर के दरवाजे को खोलना चाहिए, क्योंकि अब बाहर की बर्फ पिघल रही है। वो पिछले 10 सालों से न्यू ईयर बेंचमार्क ब्रिज से नीचे देखा करता था, तो उसे पहले खाई में एक प्लेन का सिर्फ टुकड़ा दिखाई देता था, और अब वो प्लेन पूरी तरह से दिखाई देने लग गया था, जिसका मतलब साफ था कि बर्फ पिघल रही है और बाहर अब जिया जा सकता है। और इसलिए ही नैम क्रोनल ड्रग को इकट्ठा करता था, क्योंकि उस ड्रग को बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोजन होकर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट किया जा सकता था। और इससे वो अब इस ट्रेन के दरवाजे को उड़ाना चाहता था ताकि वो लोग इस ट्रेन से बाहर जा सके। लेकिन कर्टिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा था कि क्रोनल का ज्यादा नशा करने से नैम का दिमाग खराब हो गया है। और फिर तभी इधर इंजन सेक्शन से विल्फर्ड की सेक्रेटरी आ जाती है, जो नैम को गोली मारकर यहीं पर मरने के लिए छोड़ देती है और कर्टिस को विल्फर्ड से मिलाने के लिए इंजन सेक्शन में ले जाती है, जहाँ विल्फर्ड सबसे पहले कर्टिस का स्वागत करता है और फिर उसे कहता है कि तुम 18 साल में ऐसे पहले इंसान हो जो कि यहाँ ट्रेन में पिछले हिस्से से आगे के इंजन सेक्शन तक पहुंचे हो। और फिर वो उसे बताता कि मैं ही तुम लोगों के लिए वो सीक्रेट मैसेज भेजा करता था, क्योंकि ट्रेन में हर 5 या 10 सालों में विद्रोह करवाना जरूरी है। और ये सब गिलियम के साथ उसका एग्रीमेंट भी हुआ था ताकि ट्रेन में संतुलन बना रहे और लोगों की आबादी कम हो। कर्टिस को जब पता चलता है कि गिलियम भी इसमें शामिल था तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो विल्फर्ड की बातों पर यकीन नहीं करता। तो अब विल्फर्ड उसे बताता है कि उन लोगों को बगावत करके सिर्फ एक दरवाजे को खोलकर अगले सेक्शन में आना था ताकि उन्हें और जगह मिल सके, लेकिन गिलियम ने उन्हें रोका नहीं, इसलिए उसे मरना पड़ा। इसके बाद विल्फर्ड लास्ट सेक्शन में उस एग वाले आदमी को कॉल करता है जिसने कि सभी गरीब लोगों को बंदी बनाया हुआ था। और फिर विल्फर्ड उन सभी को मारने के लिए उसे ऑर्डर दे देता है और उनमें से 18 लोगों को ही जिंदा छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि ट्रेन को चलते हुए 18 साल कंप्लीट हो गए थे। और फिर वो एगमैन विल्फर्ड का ऑर्डर मिलने के बाद वो उन सभी 64% गरीब लोगों को मार देता है, जिसकी आवाज विल्फर्ड कर्टिस को सुनाता है। फिर विल्फर्ड उसे कहता है कि यहाँ ट्रेन में रिसोर्सेज बहुत कम है और लोग बढ़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं और लोगों को लड़ाना या उनके मन में बगावत का ख्याल डालना पड़ता है। इसके बाद अब विल्फर्ड कर्टिस को ट्रेन के इंजन पर ले जाता है और उसे अपनी पोस्ट ऑफर करता है, क्योंकि अब विल्फर्ड की उम्र हो चुकी थी, वो इस ट्रेन को अकेला संभाल नहीं सकता था। और उधर बाहर अब नैम और योना होश में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें मारने के लिए फर्स्ट क्लास के लोग आ गए थे और इन्हीं में सभी गार्ड्स का लीडर वो फ्रैंको भी था, जो उधर लड़ाई में जिंदा बच गया था। और फिर इधर नैम और उसकी लड़ाई हो जाती है। तो अब नैम की बेटी योना इंजन सेक्शन का गेट खोलकर विल्फर्ड के असिस्टेंट को मारकर बेहोश कर देती है और उस क्रोनल को ट्रेन के दरवाजे पर लगा देती है। और फिर वो कर्टिस के पास माचिस मांगने के लिए जाती है, जहाँ कर्टिस विल्फर्ड की बातों में आकर एक पल के लिए मैनिपुलेट हो गया था। लेकिन फिर तभी योना को फील होता है कि जिस जगह पर वो लोग हैं उसके नीचे कोई है, इसलिए वो टाइल को निकालने लगती है और ऐसा करता देख कर्टिस भी उसकी मदद करता है। और जब ये दोनों उस टाइल को खोलते हैं तो उसके अंदर टीमी और एंडी काम कर रहे थे, जिसे देखकर कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो विल्फर्ड को एक जोर का मुक्का मारकर उसे गिरा देता है, जिसके बाद वो योना को माचिस देता है और टिम्मी को बाहर निकालता है। और फिर योना उधर उस क्रोनल में आग लगा देती है, जिससे इस ट्रेन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान ट्रेन को नीचे गिराते हुए उसके सभी डिब्बों को गिरा देती है, जिससे ट्रेन के सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ टिम्मी और योना ही बचे होते हैं। जिसके बाद ये दोनों उस ट्रेन के डिब्बे से बाहर आते हैं और धरती पर पहली बार कदम रखते हैं, जहां इन्हें दूर पहाड़ी पर एक सफेद भालू दिखाई देता है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि अर्थ अब वापस जीने लायक हो गया है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी हमें हमारी ह्यूमन सोसाइटी को दर्शाती है, यानी कि जिस तरह से ट्रेन में लोग अलग अलग क्लास में बांटे गए थे, उसी तरह से हमारी दुनिया या सोसाइटी में भी लोग अलग अलग क्लास में बटे हुए हैं। और जिस तरह से मूवी में पिछले सेक्शन के लोग फर्स्ट क्लास सेक्शन में बेहतर जीवन की उम्मीद में लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और एंड तक सिर्फ एक ही पहुंच पाता है, उसी तरह से हमारी सोसाइटी में भी सक्सेस पाने के लिए लोग कदम बढ़ाते हैं
पर सक्सेस सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल पाती है, यानी कि सभी का सक्सेस होना तो इम्पॉसिबल है। ऐसा हुआ तो रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगी और लोग कुछ करेंगे ही नहीं। और जिस तरह से मूवी में अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं और उन्हें अपने बाप की जागीर समझते हैं, उसी तरह से हमारी दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। चाहे अब हम ट्रेन के स्कूल वाले सीन को ही देखें, जहां बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा था और वो बच्चे उन बातों को सच मान रहे थे। उसी तरह से हम लोग भी कभी कभी दुनिया की बातों में आकर किसी गलत चीज के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आज की ये कहानी यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।